हेलो दोस्तों, मैं तुम्हारा दोस्त पंकज। आज हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। अपना रीजनिंग का पहला टॉपिक होगा कथन और तर्क। देखेंगे कथन और तर्क क्या होता है ना। कौन सा तर्क कमज़ोर होता है, कौन सा तर्क जो है हमारा मजबूत होता है, ठोस तर्क कौन सा होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। अपना चैप्टर है कथन एंड तर्क। क्या है चैप्टर अपना? कथन और तर्क। देखते हैं कौन से, देखो अब देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ठोस तर्क कौन कौन से होते हैं। ठोस तर्क कौन कौन से होते हैं। जैसे पहला होता है सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य क्या होते हैं? जैसे होता है सूर्य क्या होता है, पूरब से निकलता है, पश्चिम से छिपता है। जो चीज़ सार्वभौमिक सत्य है वो हमारी क्या होगी? ठोस तर्क होगी। ठीक है, ठोस होगी। दूसरा पॉइंट है हमारा वैज्ञानिक निष्कर्ष। जितने भी वैज्ञानिक निष्कर्ष होंगे वो क्या होंगे? ठोस होंगे। जैसे होता है कि पानी गंधहीन होता है, रंगहीन होता है, ये ठोस है, वैज्ञानिक निष्कर्ष है ना। और जैसे बोलते हैं कोई वस्तु आंशिक या पूर्णतः पानी में डुबोई जाती है तो क्या होता है? उसका वजन कम होता है। जो वैज्ञानिक निष्कर्ष है वो भी क्या होंगे हमारे? ठोस। तीसरा पॉइंट है सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र, संवैधानिक निकाय या किसी अन्य सर्वोच्च प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय क्या होगा हमारा? ठोस हो गया। ठोस तर्क होगा ये भी हमारा, है ना। सरकार, जो चीज सरकार बोले वो ठोस है। सर्वोच्च न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र, संवैधानिक निकाय या अन्य सर्वोच्च प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय या बोला गया बात क्या होगी? हमारी ठोस तर्क के अंतर्गत आएगी। चौथा हमारा अनुभवी सत्य है, जो अनुभव पर आधारित होगा। जैसे तुम्हारे पिताजी द्वारा अनुभव से बोली गई चीज, दादा द्वारा, शिक्षकों द्वारा तुम्हारी बोली गई चीज। जैसे बोलते हैं ना, कोई शिक्षक अपने अनुभव के हिसाब से बोलते हैं, या बड़े माता पिता या वरिष्ठ व्यक्ति हमारे जो अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं, वो भी क्या होगी? हमारी ठोस तर्क के अंतर्गत आएगी। ठीक है। पांचवा पॉइंट है हमारा जिस वाक्य में या जिस तर्क में एक तरीका शब्द आए वो हमेशा मजबूत तर्क होता है। क्या होता है? ठोस या मजबूत तर्क। क्या आना चाहिए? एक तरीका शब्द आए, है ना, हमारे तर्क में, वो क्या होगा? हमारा मजबूत तर्क हो गया। अब देखते हैं कमजोर तर्क कौन कौन से होते हैं। कमजोर तर्क कौन कौन से होते हैं हमारे? कमजोर तर्क होते हैं किसी तर्क में अगर एकमात्र तरीका शब्द आए तो क्या कमजोर तर्क होएगा। मजबूत तर्क कौन सा है? जहां एक तरीका आए, शब्द आए तो मजबूत तर्क होएगा। जहां तर्क में एकमात्र तरीका आए तो क्या होगा? हमारा कमजोर तर्क होएगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं एक तर्क जिसमें हम दो व्यक्ति संस्थाओं के बीच तुलना करें। हमें तुलना नहीं करनी। जहां तुलना की बात आए, दो व्यक्ति और दो संस्थाओं के बीच में कोई तुलना की बात आए तो वो भी क्या होगा? हमारा कमजोर तर्क होएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा अस्पष्ट तर्क, जो तर्क स्पष्ट नहीं है, जो अपने अर्थ व्यक्त करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है ना, जो अपने अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाया, जो तर्क भ्रम पैदा करता हो, वो क्या होगा? हमारा कमजोर तर्क। कौन सा? कमजोर। ठीक है। मतलब वो तर्क जो अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, भ्रम पैदा कर रहा है, वो अपने अर्थ को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पा रहा, वो भी क्या होगा? हमारा कमजोर तर्क। चौथा पॉइंट है तर्क जो राय पर आधारित हो। जो तर्क राय पर आधारित होगा वो भी क्या होगा? हमारा कमजोर होगा। क्या हो गया? कमजोर। जो राय पर आधारित होगा। पांचवा पॉइंट हमारा तर्क जो व्यक्ति के सुझाव और किसी व्यक्ति के विचार पर आधारित हो। व्यक्ति के सुझाव और व्यक्ति के विचार पर आधारित नहीं होना चाहिए। अगर आधारित है तो क्या होगा? वो हमारा कमजोर तर्क होगा। जहां शब्द में एकमात्र तरीका है तब भी कमजोर होगा।
अगर तुलना की बात आए, दो व्यक्ति हो, दो संस्था हो, दो देश हो या दो राज्यों के बीच में तुलना की बात आए, तब भी हमारा कमजोर तर्क होगा। जो अस्पष्ट तर्क हो, अपना अर्थ व्यक्त नहीं कर पाए और भ्रम पैदा करे, वो भी कमजोर होगा। जो राय पर आधारित होगा वो भी हमारा कमजोर होगा। जो व्यक्ति के सुझाव या किसी व्यक्ति के विचार पर आधारित होगा वो भी क्या होगा, हमारा कमजोर तर्क। अब क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, उससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा अपने को, है ना। ठीक है, चलो अपन क्वेश्चन लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका। कथन कह रहा है हमारा, देखो पहला कथन देखो ध्यान से। क्या भारत में भविष्य में माता पिता को वर्तमान में दो या कई बच्चों के मुकाबले एक के लिए बाध्य किया जाना चाहिए? अच्छा, पहला क्वेश्चन ये है, चलो सॉरी दूसरा पढ़ दिया, पहला पढ़ते हैं। क्या गर्भ अवस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए? पहला तर्क कह रहा है हमारा हाँ, इससे मादा भ्रूण अंधाधुंध हत्या होती है और अत्यंत सामाजिक असंतुलन होगा। दूसरा तर्क कह रहा है हमारा नहीं, लोगों को उनको एक एक एजन में कर लो, यहां पे है ना, एजन में। नहीं, लोगों को उनके एजन में बच्चों के बारे में जानने का अधिकार है। तो सरकार द्वारा जो हमारी पॉलिसी चलाई गई है उसमें जब हम अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं उसमें देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड क्यों कराते हैं, बच्चे का स्वास्थ्य देखने के लिए, बच्चे की स्थिति देखने के लिए। बट सरकार ने भ्रूण जांच के लिए तो प्रतिबंध कर रखा है ना। क्यों कर रखा है कि क्या आज के समाज में, भारतीय समाज में लोग बाग लड़के को ज्यादा प्रेफर करते हैं, है ना, लड़कियों को इतना प्रेफर नहीं करते पैदा करना। तो इसलिए सरकार द्वारा भ्रूण जांच पर पूर्णतः प्रतिबंध है। इसलिए जो हमारा पहला तर्क है वो हमारा क्या होगा, ठोस होगा, क्योंकि हाँ इससे मर्दा भ्रूण अंधाधुंध हत्या होगी, है ना, और अत्यंत सामाजिक असंतुलन होगा। लेकिन नहीं, लोगों को उनके एजन में बच्चों के बारे में जानने का अधिकार है ही नहीं, ये सरकार द्वारा प्रतिबंधित है। मैंने क्या बताया ठोस तर्क में, जो कि सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च प्राधिकरण, सर्वोच्च निकाय द्वारा बोली की चीजें वो हमारी ठोस तर्क के अंतर्गत आती है। तो हमारा पहला ठोस होगा, दूसरा हमारा ठोस नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है क्वेश्चन, कथन कह रहा है हमारा, क्या भारत में भविष्य में माता पिता को वर्तमान में दो या कई बच्चों के मुकाबले एक के लिए बाध्य किया जाना चाहिए? पहला तर्क कह रहा हाँ, भारत के सदैव बढ़ती रहने वाली जनसंख्या को नियंत्रित करने का यही एकमात्र तरीका है। क्या बताया था कमजोर तर्क, एकमात्र शब्द आए तो क्या होगा, हमारा कमजोर तर्क होगा। काट दो, शब्द दिखा ना एकमात्र, काट दो। दूसरा तर्क देखते हैं, नहीं, इस तरह की दबाव डालने की युक्ति विश्व के कई देशों, कोई भी देश नहीं अपनाता। डालने की युक्ति विश्व में कोई देश नहीं अपनाता। क्या हो रही है यहां पर, तुलना। जहां दो व्यक्तियों, दो देशों, दो राज्यों, दो संस्थाओं के बीच तुलना हो, वो भी क्या होगा, हमारा कमजोर तर्क। इसमें कोई सा भी तर्क ठोस नहीं है, दोनों क्या है, हमारे कमजोर तर्क। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है अपना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कथन कह रहा है, क्या भारत में कोयला खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाना चाहिए? ठीक है, तो तर्क है हमारा हाँ, यदि मौजूदा रफ्तार से खनन कार्य चलता रहा तो कोयले का वर्तमान भंडार अधिक दिन तक नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा तर्क कह रहा हमारा नहीं, हमारे पास वैकल्पिक ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में नहीं है। देखो पहले तर्क बातें, इसमें क्या चल रही है, भविष्य की बात। यदि मौजूदा रफ्तार से खनन चलता रहा, है ना, तो कोयला वर्तमान भंडार अधिक दिन तक नहीं चलेगा। दूसरा कह रहा है
नहीं, हमारे पास वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत पर्याप्त मात्रा में नहीं है। देखो, भारत की जो ऊर्जा सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त की जाती है वो कोयले से की जाती है, थर्मल पावर से, है ना। तो कम से कम अप्रोक्स 72% हमारी थर्मल पावर से ऊर्जा जनरेट की जाती है। ठीक है, तो इसलिए पहला तर्क हमारा ठोस नहीं है। दूसरा तर्क देखते हैं, दूसरे का क्या कहा, नहीं हमारे पास वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत पर्याप्त मात्रा में नहीं है। सही बात, अभी हमारे भारत इतना सक्षम नहीं हुआ है कि कोयले के अलावा हमारे पास ऊर्जा के अन्य स्रोत हैं, अभी इतना सक्षम नहीं हुआ, इसलिए कोयले सीधा बात है थर्मल पावर चलाने पड़ेंगे, इसलिए ये क्या हमारा ठोस। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, क्या बड़े शहरों की सभी झुग्गी झोपड़ियों को गिरा देना चाहिए और इनमें रहने वाले लोगों को शहर की सीमा के बाहर बसाया जाना चाहिए? तर्क कह रहा है 1, नहीं, ऐसा सब लोगों के घर और जीविका नष्ट हो जाएगी, इसलिए उन्हें नई जगह नहीं बसाया जाना चाहिए। तर्क 2 कह रहा है हमारा, हाँ, बड़े शहरों को विकासात्मक गतिविधियों को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की जरूरत है, इसलिए इन झोपड़ियों को हटा दिया जाना चाहिए। देखो, जब किसी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सीधी सी बात है जगह की आवश्यकता होगी। जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, विकासात्मक गति को तेज करता है ना। तो इसलिए हमारे यहाँ पर दोनों तर्क हमारे ठोस है। सीधी सी बात है, सब जगह उनको हटाया जाएगा तो उनकी जीविका नष्ट हो जाएगी, है ना, ये भी ठोस है। दूसरा, विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जगह की आवश्यकता होती है, ये भी हमारा ठोस है। दोनों तर्क इसमें क्या होंगे, हमारे ठोस तर्क होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या भारत में महाविद्यालय के विद्यार्थियों की विद्यालय की तरह यूनिफॉर्म होनी चाहिए? तर्क 1 कह रहा है हमारा, हाँ, इससे महाविद्यालय का परिवेश सुधर जाएगा क्योंकि सभी विद्यार्थियों ने परिधान सभ्य ढंग से पहने होंगे। दूसरा तर्क, नहीं, महाविद्यालय के विद्यार्थियों को अनुशासन बाध्य नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें मनपसंद कपड़े पहनकर कॉलेज जाने की छूट होनी चाहिए। जब हम कक्षा 12वीं तक पढ़ते हैं, जो 12 तक का स्कूल होता है, उसमें यूनिफॉर्म मैंडेटरी होती है, यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ता है। यूनिफॉर्म पहनने का मतलब क्या हमारा, अनुशासन लाना। यूनिफॉर्म पहनने का मतलब अनुशासन लाना ही तो है। तो अनुशासन तो बच्चे पहले से ऑलरेडी 12वीं तक सीख चुके हैं ना। उस 12वीं के बाद एक होता है कॉलेज में, जब बच्चे जाते हैं कॉलेज में बच्चे जिम्मेदार बनते हैं, अनुशासन पहले 12वीं तक सीख के आते हैं, है ना। इसलिए क्या होता है, महाविद्यालय में ड्रेस कोड नहीं होता, महाविद्यालय में ड्रेस कोड नहीं होता। तो यहाँ हमारा दूसरा तर्क सही होगा, पहला नहीं होगा, क्योंकि वो अनुशासन तो परिवेश का सुधार है, अनुशासन तो पहले से सीख चुके हैं ना विद्यार्थी, 12वीं तक सीख गए, तो कॉलेजों में नहीं, उन्हें मनपसंद उन्हें, क्योंकि 12वीं के बाद बच्चे पर जिम्मेदारी भी आ जाती है, तो अनुशासन तो पहले से आ जाता है, इसलिए ड्रेस कोड की आवश्यकता नहीं होती। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या मृत्युदंड भारत में पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए? पहला तर्क है, हाँ, यूरोपीय संघ के सभी देशों ने मृत्युदंड समाप्त कर दिया है। तुलना हो गई, क्या हो गई, तुलना हो गई, तो देखते ही काट दो। दूसरा तर्क है हमारा, नहीं, अपराधी के मन में भय बनाए रखने का एक तरीका है। मैंने क्या बोला था, जहां एक तरीका आए शब्द क्या होगा, ठोस, एकमात्र होएगा तुम कमजोर, एक तरीका ठोस। ठीक है, मार के सीधे निकल जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, क्या 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सेना में भर्ती करना चाहिए? तर्क 1 कहता नहीं, 18 वर्ष से कम उम्र के लोग इस तरह का भार उठाने के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार नहीं रहते। तर्क 2 कहता, हाँ, ऐसे सैनिकों को तैयार करने में मदद करेगा जो लंबे समय तक देश की सेवा करें, लंबे समय तक देश की सेवा करें। तो हमारे यहाँ बच्चे की, लड़के की उम्र भी, शादी की उम्र भी 18 वर्ष रखी गई है।
18 वर्ष सरकार ने क्यों रखी होगी कि 18 वर्ष के बाद बच्चा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाता है, नहीं हो जाता। तो इसमें यही है कि 18 वर्ष से कम उम्र के लोग भार उठाने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार नहीं रहते, इसलिए सेना में भर्ती नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होगा, हमारा ठोस तर्क हो गया। जहां भी देख लो सेना में क्या होता है, लंबे समय तक देश की सेवा नहीं कर सकते सैनिक, इसलिए हमारी सेनाओं द्वारा भी कम समय के लिए होता है, सर्विस दी जाती है। नेवी देख लो, एयरफोर्स देख लो, 15-16 साल अप्रोक्स में, अच्छे ध्यान 15-16 साल की सर्विस देते हैं, उसके बाद रिटायरमेंट आ जाता है उनका, है ना। तो यह क्या होगा, हमारा कमजोर तर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या तंबाकू बनाने वाली कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित प्रचार पर रोक लगना चाहिए? तर्क है 1 कह रहा हाँ यही एकमात्र तरीका है, देखते ही काट दो। ठीक है, दूसरे पर आ जाओ। नहीं, यह कंपनी इन प्रचारक को तैयार करने में काफी खर्च करती है, इसलिए इन पर रोक नहीं लगना चाहिए। यह भी हमारा ठोस तर्क नहीं है। क्यों तर्क नहीं है ठोस? यहां जो है आदमियों के स्वास्थ्य की बात की जा रही है। जहां पे पैसे की बात आए, रुपए या धन कमाने की बात आए, वो भी क्या होंगे, हमारे कमजोर तर्क। काफी खर्चा करती है, इसलिए इन पर रोक लगानी चाहिए। क्योंकि धन जो है स्वास्थ्य से ज्यादा नहीं है, इसलिए ये भी हमारा कमजोर तर्क है। ठीक है, अगला चलो। अगला करा, क्या कम उम्र के युवाओं द्वारा की जाने वाली शराब से जुड़ी दुर्घटनाओं के लिए शराब कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? ठीक है, हाँ वह शराब पीने के परिणामों का विज्ञापन नहीं देती। गलत, विज्ञापन देती है। तुम तंबाकू ले लो, सिगरेट ले लो, शराब ले लो, उस पर साफ साफ लिखा देते हैं, मदिरा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या है? हानिकारक। क्या क्या तर्क हुआ है? शराब पीने के परिणामों का विज्ञापन देते हैं, नहीं देते? देते हैं भाई, खुल कर तो नहीं दे सकते कि आज ही शराब पियोगे एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर उनकी बिक्री, उनके व्यवसाय पर असर पड़ जाएगा। तो ये क्या होगा, हमारा कमजोर तर्क। और देते हैं। अगला, नहीं, जाली पहचान पत्र और लाइसेंस आसानी से मिल जाते हैं, जिससे युवाओं को शराब मिल जाती है। ये बात हमारी एकदम क्या है, हमारी सत्य है। क्यों सत्य है? क्यों आजकल क्या होता है, जाली आधार कार्ड लिखा हुआ होता है ना शराब की दुकानों में, 18 वर्ष से कम बच्चों को बिक्री मान्य नहीं है, बिक्री मतलब शराब नहीं दे सकते। तो लोग वह क्या करेंगे, जाली पहचान पत्र बनाएंगे, लाइसेंस बनाएंगे और शराब ले लेंगे। तो ये क्या होगा, हमारा ठोस तर्क हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। अगला कह रहा, क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कानून होना चाहिए कि बच्चे बूढ़े माता पिता को गुजारा भत्ता दें? तर्क 1 कह रहा, हाँ बूढ़े माता पिता की उनकी नजदीकी परिवार द्वारा उपेक्षा और दुर्व्यवहार की समस्या का परिणाम बढ़ रहा है। तर्क 2 कहता है हमारा, नहीं, इस कानून को क्रियान्वित करने की लागत बहुत अधिक होगी। जहां क्रियान्वित करने की लागत अधिक होगी, पैसे धन कमाने की बात आए, तो उसे देखते ही काट दो। ठीक है, पहला तर्क देखते हैं। हाँ बूढ़े माता पिता की उनकी नजदीकी परिवार द्वारा उपेक्षा और दुर्व्यवहार की समस्या का परिणाम बढ़ रहा है। यह हमारा ठोस तर्क होगा। क्यों होगा? अगर आज के समाज में क्या होता है, एकल परिवार होता चला जा रहा है। लोग बाग क्या करते हैं, अपने माता पिता को उसमें वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते। तो इसलिए एक कानून होना चाहिए कि उनके माता पिता को भत्ता दें। जब कानून होगा, लोगों ऐसा करने से डरेंगे भी, है ना। बूढ़े माता पिता
के साथ दुर्व्यवहार भी नहीं करेंगे, उनको अच्छे से रखेंगे, जब हमारा कानून बन जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, हमारा ठोस तर्क हो गया। आई होप तुम अच्छे समझ गए होगे कमजोर तर्क क्या होता है, ठोस तर्क क्या होता है ना। कल अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।